हाँ जी दोस्तों, तो दो सेक्शन हमारे शेष हैं बेसिकली इस चैप्टर के अंदर। हम कह सकते हैं सेक्शन नंबर 100 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, और उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 122 रह जाता है एट लास्ट, जो कि बात करता है ओपीसी पे कौन कौन से प्रोविजंस हैं, जो जो सेक्शंस हैं, जो जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 100 की, एंड देयर आफ्टर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 122, तब जाके हमारा ये मोटा मोटा चैप्टर रैप अप हो जाएगा। चलिए, तो सेक्शन 100 इसकी चर्चा पीछे भी एक आध बार आई है और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से आपको पता लग रहा है दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि साल में एक बार मीटिंग करने की जरूरत होती है, विच इज एजीएम, जिसके अंदर हम नॉर्मली सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी बिजनेस हो चाहे वो स्पेशल बिजनेस की बातें हो। लेकिन अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन लगती है जहां हम कहते हैं कि यार पूरे साल इंतजार नहीं किया जा सकता, या फिर एजीएम आने में बहुत टाइम है अभी, या फिर जस्ट अभी एजीएम गया है, अब तो अगर एजीएम काफी देर के बाद आएगा, काफी दिनों के बाद आएगा, तो उससे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि बोर्ड को ऐसा महसूस हो जाए, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा महसूस हो जाए कि नहीं जी इतना वेट नहीं किया जा सकता, इसके बारे में डिसीजन लेना जरूरी है अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो वैसे सिचुएशन में बोर्ड पावर रखता है कि वो ईजीएम को बुला सकता है, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अच्छा जी, साथ ही में बोर्ड के साथ साथ और कौन बुला सकता है, तो मेंबर्स को भी पावर दी गई है, उसके लिए कुछ प्रोविजंस देखेंगे। तो कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, उनको भी अगर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करनी जरूरी है और उसके लिए एजीएम का वेट नहीं किया जा सकता, या एजीएम बहुत दूर है एज द केस में भी, तो वो ईजीएम के लिए डिमांड कर सकती है, बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकती है, नोटिस दे सकती है कि जी ऐसी ऐसी चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं हम, जिसके लिए आप एक ईजीएम बुलाओ। ठीक है, तो मेंबर के पास भी पावर, तो कहीं ना कहीं बोर्ड बुला सकता है, मेंबर बुला सकता है। मेंबर में देखा जाएगा कि कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने कम से कम मेंबर होनी चाहिए जो कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। फिर बात आती है कि अगर हमने बोले तो मेंबर ने कहा कंपनी को मतलब बोर्ड को, और कंपनी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो उसके ऊपर फिर कुछ प्रोविजंस आते हैं कि अगर वो नहीं बुलाते, उसके लिए कुछ टाइम लिमिट है कि आपने रिक्वेस्ट की, आपकी रिक्वेस्ट पहुंच गई, उसके बाद भी अगर उन्होंने कुछ टाइम लिमिट जो दिया गया है उसके अंदर उन्होंने मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई, तो फिर आपके पास पावर है कि आप खुद ही मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो, और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस आएंगे। तो इतनी सारी मेनली बातें होंगी ईजीएम के रिगार्ड में। साथ ही में इसके साथ एक रूल डिस्कस किया जाएगा, रूल नंबर 17, उसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, इसके प्रोसेस वगैरह दिया हुआ है, उसको साथ में आपको समझना है। ठीक है जी, तो इतनी बातें हैं बेसिकली जो हम अभी करेंगे इस पूरे कंटेंट के अंदर। तो सबसे पहली बात आती है कि कौन बुला सकता है हमारे ईजीएम को, तो उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कहा गया कि बोर्ड जब भी उसको लगे कि ऐसी कुछ जरूरत है तो वो बुला सकता है किसको, ईजीएम को। बट शर्त क्या है कि जो ईजीएम बुलाई जाएगी ये कहां बुलाई जाएगी, ये बुलाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, मतलब ये जो बुलाया जाएगा ये इंडिया के अंदर बुलाया जाएगा। और इसके ऊपर देखो प्रोविजन के अंदर एक और पॉइंट लिखा है विच इज फॉर होली ओन सब्सिडरी। तो क्या पॉइंट है उसके ऊपर पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट एन ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन ऑफ द होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या हुआ कि कोई होली ओन सब्सिडरी कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हो रखी है आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, अदर देन दी होली, तो उसको छोड़ दिया गया, यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही। शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया, मतलब कि ईजीएम जो है कंपनी की वो कहां बुलाई जा सकती है, इंडिया में बुलाई जा सकती है, लेकिन उसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया गया है किसको, होली ओन सब्सिडरी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, आउटसाइड इंडिया, तो उसको यहां पे नहीं इंक्लूड किया जाता। आगे फिर उसके बाद आती है कि भैया बोर्ड तो बुला ही सकता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, मतलब कि बोर्ड के पास अगर रिक्वेस्ट आएगी, रिक्विजिशन आएगी, तो बोर्ड तब भी बुला सकता है। अब रिक्विजिशन किसकी आएगी, तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1, अगर कंपनी ऐसी है जिनके पास शेयर कैपिटल है, तो उसमें कहा गया कि वो सारे मेंबर्स जिनके पास कम से कम 1/10 ऑफ टोटल शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है, मतलब कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 1/10, इसको सिंपली आप 10% भी कह सकते हो कि 10% या उससे ज्यादा अगर शेयर कैपिटल है और वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड को, तो बोर्ड को तब भी आपको मीटिंग कंडक्ट करानी होगी। और अगर ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो वहां पे आप पेड अप शेयर कैपिटल की जगह यूज करोगे वोटिंग पावर की। 10% की वोटिंग पावर रखने वाले मेंबर अगर रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम 10 या फिर उससे ज्यादा अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड को, तो उस केस में भी बोर्ड को जो है वो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। फिर बात आती है कि कॉल एन ईजीएम ऑफ द कंपनी विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन नंबर 4। जो पूरे इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है वो है सबसेक्शन नंबर 4, जिसके अंदर बताया गया है कि आपको कितने दिन के अंदर अंदर मीटिंग बुलवा लेनी है। तो जब रिक्विजिशन गया, एक तो होता है कि बोर्ड खुद बुलाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब रिक्विजिशन गया है मेंबर्स के द्वारा, तो उस केस में उसको टाइम पीरियड दिया गया है 21 डेज की, 21 दिन के अंदर अंदर आपको मीटिंग बुला लेनी है। और किसी भी सूरत में ये 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि रिक्वेस्ट आपको दिया गया 21 दिन के अंदर बुला लो,
बहुत अच्छी बात है, बट कोई पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नहीं बुला पाए 21 दिनों के अंदर, तो आप उसको थोड़ा बहुत डिले कर सकते हो, और वो डिले जो है वो मैक्सिमम जा सकता है 45 डेज तक, उसके अंदर आपको बुला लेना है। अभी हम देखेंगे सबसेक्शन 4 के अंदर। और तब भी अगर नहीं बुला पाते तो रिक्विजिशन के 3 महीने के अंदर अंदर फिर रिक्विजिशन जो बेसिकली मेंबर है, जो रिक्विजिनिस्ट है हमारे, वो खुद ही अपनी मीटिंग को बुलाने की पावर रखते हैं। वो सबसेक्शन नंबर 4 में हम डील करेंगे। फिर कुछ बात आती है अदर प्रोविजंस के रिगार्डिंग। तो अदर प्रोविजंस के अंदर क्या लिखा गया, पहला पॉइंट कि जो रिक्विजिशन दिया जाएगा उसके अंदर बेसिकली मैटर्स आपको बताने होंगे, वो रीजंस बताने होंगे जिसके लिए आप मीटिंग बुलाना चाहते हो, एंड ऑब्वियसली जितने लोगों ने मिलकर वो रिक्विजिशन दिया है उन सभी के उसके ऊपर साइन होने चाहिए, और आपका जो रिक्विजिशन है वो पहुंच जाना चाहिए कहां पे, जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे वो डिलीवर हो जाना चाहिए। तो ये 3 चीजें आती हैं कि आपके रिक्विजिशन के अंदर मैटर्स लिखा होना चाहिए कि किस मैटर है, क्या मुद्दा है ऐसा जिसके ऊपर आप मीटिंग बुलाना चाहते हो, सभी लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट ये डिलीवर हो जाना चाहिए, सेंड होना चाहिए कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नाउ कुछ प्रोविजन आया यहाँ पे, क्या, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के लिए और आईएफएससी पब्लिक कंपनी के लिए। इसमें क्या कहा गया है कि जो बोर्ड है वो यहाँ पे जो बुलाएगी उसमें कंसेंट होना चाहिए सभी शेयर होल्डर्स का। सभी शेयर होल्डर्स का मतलब क्या हुआ कि अभी आपने पीछे देखा 10% की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बोर्ड जो है वो सभी शेयर होल्डर की अगर उसके पास कंसेंट आ जाए तो उस सिनेरियो में वो विद इन इंडिया भी मीटिंग रख सकती है और आउटसाइड इंडिया भी मीटिंग रख सकती है। जबकि आपने पीछे पढ़ा कि अदर देन स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी और स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, इन जनरल सिनेरियो क्या है कि भैया रिक्वेस्ट आने के बाद जो मीटिंग बुलाई जाएगी वो कहां होगी, इंडिया में ही होगी, इंडिया के बाहर नहीं हो सकती। तो इस चीज के ऊपर एक्सक्लूजन है किसके केस में, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के केस में। नाउ अब आता है सबसेक्शन नंबर 4 जिसके ऊपर बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि अगर बोर्ड 21 दिनों के अंदर अंदर जो मीटिंग की प्रोसीड्स है उसको नहीं लेके आता और मैक्सिमम डेज दे दिया गया उसको 45 डेज के अंदर, तो फिर जो रिक्विजिशनिस्ट है बेसिकली जिन्होंने रिक्विजिशन भेजा है वो लोग खुद ही मीटिंग को बुला सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिक्विजिशन। मतलब रिक्विजिशन दिया गया उससे 45 दिनों तक तो वो मैक्सिमम वेट करेंगे। 21 से 45 दिन में बोर्ड के ऊपर था कि भैया आपको मीटिंग बुलानी है, और अगर उन्होंने कंडक्ट नहीं करवाई तो फिर 45 दिन के बाद विद इन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर अंदर रिक्विजिशन डेट से बीच में जो रिक्विजिनिस्ट है बेसिकली वो खुद ही मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो मीटिंग है कंडक्ट वो लोग करवाएंगे तो वो कैसे करवाएंगे, तो इसका जो मैनर होगा, जो तरीका होगा मीटिंग करवाने का, वो सेम टू सेम उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से बोर्ड मीटिंग करवाई जाती है। बोर्ड मीटिंग कैसे करवाई जाती है अभी तक के सेक्शन में आपने नहीं सीखा है, और ये आगे का कंटेंट है। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि आपके इंटर लेवल का कंटेंट ये नहीं है, तो फिलहाल आप इसको सिंपली ये लिखकर छोड़ सकते हो कि भैया जिस मैनर में बोर्ड मीटिंग कंडक्ट होती है उस सेम मैनर में आपकी ये रिक्विजिशन के द्वारा मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। नाउ अब ऑब्वियस ही बात है, जब रिक्विजिनिस्ट जो है यहाँ पे जब मीटिंग कंडक्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ उनके खर्चे होंगे इस मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए। तो जो भी रीजनेबल उसके एक्सपेंसेस होंगे इस मीटिंग के दौरान, वो सारे रीजनेबल एक्सपेंसेस जो है वो रिम्बर्स किए जाएंगे कंपनी से। मतलब कंपनी को वो पे करना पड़ेगा उन सभी मेंबर को जिन्होंने भी मीटिंग खुद से कंडक्ट कराई है ईजीएम को, नंबर 1। नंबर 2, अब कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी जो भी डिफॉल्टिंग पर्सन होगा, मतलब कि जो भी डिफॉल्टिंग डायरेक्टर होगा, उसकी जो रेम्युनरेशन होगी उसमें से उसको डिडक्ट कर लेगी। सपोज करो कि रिक्विजिशनिस्ट को उन्होंने एक्सपेंस रिम्बर्स किया, सपोज करते हैं ओवरऑल 10,000 रुपीज, तो जो भी रेम्युनरेशन पे किया जा रहा होगा डायरेक्टर को अंडर सेक्शन 197, उस रेम्युनरेशन के अंदर से उस 10,000 रुपीज को कंपनी क्या कर लेगी, डिडक्ट कर लेगी। किसके रेम्युनरेशन से, जिसके वजह से डिफॉल्ट हुआ और वो मीटिंग नहीं बुलाई गई 45 दिनों के अंदर अंदर, जो भी वो डिफॉल्टिंग पर्सन होगा, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर होगा ना। अब रूल नंबर 17 कुछ बातें बताता है। वो क्या बातें बता रहा है, तो इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो इन्होंने लिखा है। यहाँ पे 2 नोटिस की बात हो रही है इन जनरल, अगर आप समझो। पहली नोटिस वो जो कि मेंबर देंगे, मतलब रिक्विजिनिस्ट जो नोटिस देंगे किसको, हमारे बोर्ड को, कंपनी में जो डिलीवर करेंगे, एक नोटिस वो है। दूसरा नोटिस वो है कि जब उनको वो रिक्विजिनिस्ट के द्वारा वो नोटिस मिल जाएगा तो बोर्ड फिर नोटिस देगा सभी मेंबर को कि भैया आज हम ईजीएम बुला रहे हैं। ठीक है ना, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि 2 टाइप की नोटिस है। नोटिस नंबर 1 जो कि मेंबर्स दे रहे हैं बोर्ड को, और उसके बाद नोटिस नंबर 2 जो कि बोर्ड देगा फिर सभी मेंबर्स को कि इस डेट पे मीटिंग है, इस जगह पे मीटिंग है, आपको उसमें बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए 2 चीजें हैं, तो 2 चीजों को आपको क्लैरिफाई करना है, दोनों को अलग अलग समझना है। वो क्या है, तो देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या कह रहा है
कि जो मेंबर है वो रिक्विजिशन दे सकते हैं, और जो रिक्विजिशन दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, राइटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे भी दिया जाए, और उस रिक्विजिशन के अंदर कम से कम उनको 21 दिन का टाइम देना होगा। 21 दिन का आपने देखा ही कि 21 दिन के अंदर उनको बुलाना है, मतलब कि जब आप उसको नोटिस दोगे तो उनको जो प्रपोज डेट आप कहोगे कि भैया इस दिन पे ईजीएम रखो, इस दिन पे ईजीएम रखो, या इसके बीच में ईजीएम रखो, तो उस नोटिस का डेट और जो प्रपोज आपका ईजीएम का डेट है उसके बीच में 21 क्लियर डेज होने चाहिए नोटिस के अंदर। ठीक है जी। नाउ उसके बाद बात आती है कि उस जो नोटिस होगा उसके अंदर क्या स्पेसिफाइड होना चाहिए। उसके अंदर स्पेसिफाइड होना चाहिए आपका प्लेस, डेट, डे, आवर, एंड जो भी उसके अंदर मुद्दे को आप डिस्कस करने वाले हो, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है उस मीटिंग के अंदर, वो चीज भी नोटिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन के रूप में आपके यहाँ पे लिखा जाता है, जो कि आपको जनरली पता है कि भैया जो मीटिंग कराई जाएगी वो कहाँ कराई जाएगी, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर किसी और प्लेस पे भी कराया जा सकता है, जैसा कि आपने एजीएम वाले सिनेरियो में देखा था। लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए, सेम सिटी सेम टाउन में होना चाहिए जहां पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। और अगर डे की बात करें तो भैया नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं होगा, उसके अलावा किसी भी दिन पे कराया जा सकता है। नाउ फिर बात आती है रेजोल्यूशन के ऊपर। अब रेजोल्यूशन में बेसिकली क्या है, अब जो नोटिस भेज रहा है हमारा बोर्ड सभी मेंबर को, और सपोज करो कि उसके अंदर कोई ऐसा बिजनेस डिस्कस किया जाने वाला है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता है, तो आपने देखा है स्पेशल रेजोल्यूशन किसमें था, आपका सेक्शन 114 का सबसेक्शन 2 था स्पेशल रेजोल्यूशन का, जिसके अंदर हमने देखा था कि नोटिस के साथ साथ कुछ एडिशनल चीजें भी भेजनी होती हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी होती है, और उसके अंदर सेक्शन 102 की एप्लीकेबिलिटी भी आती है जो कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात करता है। तो वो सारी चीजें भी आपको नोटिस के साथ भेजनी पड़ेगी मेंबर को। किसको भेजनी पड़ेगी, बोर्ड को। यहां पे बोर्ड की बात की जा रही है। नाउ फिर वापस से रिवर्ट हो गया, रिवर्ट क्या हो गया, फिर से नोटिस वो वाली विधि आ रही है जो कि मेंबर दे रहे हैं बोर्ड को। तो जो भी मेंबर देंगे नोटिस बोर्ड को, उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, वो सारे साइंड होने चाहिए सभी रिक्विजिनिस्ट के द्वारा, और अगर सभी ने मिलकर किसी एक पर्सन को ऑथराइज किया हुआ है तो वो सभी के बिहाफ पे साइन करेगा। नंबर 1, अगर ये फिजिकल नोटिस दिया जा रहा है तो सपोज करते हैं कि अगर जो नोटिस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस केस में साइंड रिक्विजिशन जो होगा, हर एक लोगों का जो भी साइंड रिक्विजिशन होगा उसकी स्कैन कॉपी को आपको अटैच करना होगा, जिसके अंदर सिग्नेचर होना जरूरी है। फिर बात आती है कि क्या मेंबर्स को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, कि भैया क्या क्या चीज बुलाने वाले हैं उसके लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की भी जरूरत है। तो यहां पे कहा गया नहीं भैया, जो नोटिस देंगे मेंबर्स उस केस में उनको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, उनको बस मोटा मोटा उनको क्या करना है, रीजन डिस्क्लोज कर देना है कि क्या रीजन है जिसके वजह से मीटिंग को बुलाया जा रहा है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं आती है। फिर बात आती है कि जो नोटिस होगा, वो नोटिस जो हमने दिया, मतलब मेंबर्स ने जो बोर्ड को दिया, उसके बाद बोर्ड को 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब उनके पास वैलिड रिक्विजिशन आ गया उसके 3 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना है, सभी मेंबर्स को, किन सभी मेंबर्स को, जिन जिन को मीटिंग अटेंड करना है, या फिर ऐसा कह लो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिन जिन मेंबर्स का नाम है उन सभी मेंबर्स को नोटिस इश्यू कर देना होगा मीटिंग के रिगार्ड में। कौन करेगा, बोर्ड करेगा। कितने दिनों के अंदर करेगा, 3 दिनों के अंदर करेगा। ठीक है, तो 3 दिनों के अंदर उनको एक नोटिस इश्यू कर देना है कि भैया इस डेट पे इस जगह पे इन मुद्दों के लिए वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक नोटिस जारी किया जाएगा, जो कि 3 दिनों के अंदर जारी हो जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर मीटिंग नहीं किया गया, तो मतलब हमने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया था और वो मीटिंग नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा। तो आपने पीछे पढ़ा क्या कि जो रिक्विजिनिस्ट हैं वो खुद ही मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, एक्सपेंसेस बाद में कंपनी से रिकवर कर लेंगे। लेकिन भैया मीटिंग करवाने के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए होगी, जो रिक्विजिनिस्ट हैं उनको इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए होगी सभी मेंबर्स की। तो उनको एक राइट मिल जाता है कि अगर आपकी बोर्ड ने मीटिंग नहीं करवाई है तो आपके पास राइट है कि आप सभी लिस्ट ऑफ मेंबर्स को ले सकते हो कंपनी से, मतलब कंपनी से सभी मेंबर्स के जो लिस्ट है वो आपको मिलने का पूरा पूरा राइट है। अलॉन्ग विद दैट उसके अंदर सभी का रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट किन किन मेंबर ने कितने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं वो भी चीज आपको उस लिस्ट में मिलेगी। मतलब एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन सभी मेंबर्स का आपको दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, आप उसको लेने का राइट रखते हो। ठीक है, कितने दिनों के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है वही 21 और 45 दिन का फ्रेम है कि 21 दिन के अंदर ही अगर कंपनी डिनाई कर दे अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम 45 दिन वेट किया जाएगा और 45 दिन के बाद आप उनसे वो सारी जानकारी लेने के लिए पूरी पूरी इंटाइटल्ड हो। उसके बाद बात आती है जो नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का वो कैसे दिया जाएगा। तो ये पुरानी चीज है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सेक्शन 101 के अंदर कि भैया नोटिस दिया जाएगा आपका स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड बोर्ड या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए। और अगर कोई भी एक्सीडेंटल ओमिशन हो जाता है, मतलब कि बोर्ड ने मीटिंग
मीटिंग का नोटिस दिया सभी मेंबर्स को और एक्सीडेंटली अगर छूट गया कोई पर्सन, कोई मेंबर, या फिर उसको किसी और रीजन से रिसीव नहीं हुआ, हमने तो भेज दिया लेकिन उसको रिसीव नहीं हुआ, तो इस सिनेरियो के अंदर वो पर्टिकुलर मेंबर आके ये नहीं कह सकता कि भैया जो भी आपने मीटिंग के अंदर चर्चाएं की हैं वो सारी इनवैलिड है। वो इनवैलिडेट नहीं कर पाएगा अगर ओमिशन या फिर नॉन रिसिप्ट के चक्कर में उसको इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो ये 101 से उठाया हुआ है, सेम पॉइंट जो आप पीछे पढ़ चुके। नाउ अब एग्जांपल आता है आपके पास। एग्जांपल कह रहा है पहला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इल्यूजन प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, हैज डिसाइडेड टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन मैड्रिड, स्पेन। अच्छा जी, स्पेन में करना चाह रहे हैं ऑन 2 अक्टूबर 2018। नाउ डिस्कस वेदर द जनरल मीटिंग कैन बी कन्वीन ऑन द सेड डेट। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता? तो सीधी सी बात यहां पे कहां चला गया, वो इंडिया से बाहर चला गया। इंडिया से बाहर कौन जा सकता है? तो आपने पीछे देखा था स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जा सकती है। उसके अलावा आपको जो भी ईजीएम कंडक्ट करानी होगी वो कहां करानी होगी? इंडिया में ही करानी होगी। और इंडिया में कहां पे? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर जिस सिटी में भी आपका या जिस टाउन में भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके किसी और प्लेस में करा सकते हो, लेकिन आपका सिटी क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो मीटिंग कराई जा रही है ये गलत है, एज पर एक्ट नहीं है। अगला पॉइंट आता है आपके पास, द मेंबर ऑफ ब्लू मूव पीकॉक प्राइवेट लिमिटेड होल्ड 1/10 वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी requisitioned a meeting on 14th August 2018 to the board of directors. However, the directors did not pay any heed to such a requisition. मतलब डायरेक्टर्स ने उसको कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया। एंड डिड नॉट कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द सेम इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट। तो भैया क्या होगा अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा? 45 दिन तक वेट किया जाएगा और आफ्टर 45 डेज विद इन 3 मंथ्स ऑफ वैलिड रिक्विजिशन, जो रिक्विजिनिस्ट है वो खुद ही मीटिंग कंडक्ट करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर अलग और चीजें भी लिख सकते हो, आंसर में ऑल द पूरी बातें नहीं लिखी गई हैं। वो क्या कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है मेंबर्स की वो सारी की सारी मंगवाने का भी वो इंटाइटल लगते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो भी खर्चे होंगे वो भी वो रिम्बर्स करवा लेगी, किससे? कंपनी से। और कंपनी ऑब्वियसली बात है डिडक्ट करेगा जो भी हमारा डिफॉल्टिंग डायरेक्टर होगा उससे। चलिए जी, तो ये सारी बातें थी आपकी सेक्शन नंबर 100 से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पूरा सिनेरियो। अगले पार्ट में बात कर लेंगे हम 122 की, तब जाके हमारा ये पूरा रैप अप हो जाएगा।